ध्रुव ने हाथ हिलाया और तुरंत ही 10 बड़े पोटली हवा में तैरते हुए बाहर निकले। उन पोटली में परमजीव गोलियों की भंडार थी जो तेजी से उड़ती हुई आईं। जैसे ही परमजीव गोलियां हवा में इकट्ठा हुईं, उनकी ऊर्जा एक साथ बेहद गाढ़ी हो गई। चारों ओर एक हल्की गर्जना के साथ गोलियों की शक्ति फैलने लगी, मानो कोई अदृश्य लहर हवा में कंपन कर रही हो। आसमान में खड़े बुलबा ने अपनी उंगलियों से तेजी से सील बनाई। इन सील के साथ गोलियां आपस में टकराईं और उनकी ऊर्जा ने विशाल आकार लेना शुरू किया। कुछ ही पलों में ये आकार 1000 फीट चौड़ी चमकदार प्लेट में बदल गया। ये रहस्यमयी रोशनी की प्लेट ऐसी लग रही थी जैसे उसने अपनी अलग दुनिया बना ली हो। इसकी आभा इतनी भारी थी कि इसे देखने मात्र से किसी के अंदर डर पैदा हो जाए। बुलबा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की ओर देखा और उसे अंदर आने का इशारा किया। ये मेरे मालिक की बनाई सील है। इसे मैंने अपनी अंदरूनी शक्ति को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया था। मुबारक हो, तुम 9वें इंसान हो जो इसमें प्रवेश करने वाले हो। ध्रुव ने बेचैनी से पूछा, ये क्या है? इससे खतरनाक ऊर्जा का एहसास हो रहा है। बुलबा की मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसकी आवाज ने ध्रुव के रोंगटे खड़े कर दिए। ये अंतहीन दिव्य कारागार है। ध्रुव ने उस विशाल हॉल की ओर देखा जिसकी सीमाओं का कोई अंत नहीं दिख रहा था। ये जगह किसी प्राचीन अराजकता की स्थिति जैसा लग रही थी। जैसे ही वो प्लेट के अंदर पहुंचा, अचानक 2 आकृतियां तेजी से दौड़ती हुई आईं और आपस में भिड़ गईं। उनके हमले से उठने वाली ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। ध्यान से देखने पर ध्रुव को पता चला कि वो दोनों उसी के जैसे दिखने वाले 2 हमशक्ल थे। एक हमशक्ल जिंदगी और जोश से भरा हुआ था, जबकि दूसरा उदासीन और जानलेवा भावों से भरा हुआ था। उसकी काली आंखों में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उदासीन ध्रुव ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके हमले बेरहम और सटीक थे। अचानक उदासीन हमशक्ल ने छोटू पर हमला किया। उसका पहला मुक्का छोटू की सुरक्षा को तोड़ते हुए उसकी छाती पर जा लगा। उस हमले ने इतनी ऊर्जा छोड़ी कि ध्रुव का पूरा शरीर टुकड़ों में बिखर गया। दर्द की भयानक लहरें उसके शरीर में दौड़ने लगीं। हालांकि छोटू का शरीर चूर चूर हो गया था, लेकिन वो मरा नहीं। उसकी चेतना तैरती हुई ऊपर चली गई। उसके सामने खड़ा ठंडा हमशक्ल स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। इसी बीच बुलबा हवा में प्रकट हुआ। उसने ध्रुव की ओर देखा और हल्की आवाज में कहा, अंतहीन दिव्य कारागार में हमशक्ल 3 स्तरों में बंटे हैं, इंसानी, जमीनी और आसमानी। अभी तुम सबसे कमजोर इंसानी स्तर के हमशक्ल से भी हार गए। लगता है तुमने अपनी अंदरूनी ऊर्जा ट्रेनिंग को बहुत लंबे समय से अनदेखा किया है। ध्रुव ने दर्द के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, ये हमशक्ल मेरी हर चाल को जानता है और ये मुझसे भी ताकतवर है। इसे हराना आसान नहीं है। इसके हमले बहुत बेरहम हैं। बुलबा ने ठंडे आवाज में समझाया, ये जगह तुम्हारे मानसिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने के लिए है। अगर तुम्हारा शरीर यहाँ बिखर भी जाए तो तुम मरोगे नहीं, लेकिन जब तुम्हारी चेतना लौटेगी तब दर्द कई गुना बढ़ जाएगा। यहाँ हर बार जब तुम हारोगे तो तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये तब तक होगा जब तक तुम सहने के काबिल रहो, लेकिन अगर यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मानसिक ऊर्जा की साधना का कोई फायदा नहीं। याद रखो, इस दुनिया में कोई भी ताकत मुफ्त में नहीं मिलती। ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए खुद को तैयार किया। वह समझ गया था कि यह परीक्षा सिर्फ उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी सहन शक्ति और मानसिक क्षमता का भी परीक्षण थी। अगर उसे असली ताकत हासिल करनी थी तो उसे इस दर्द से गुजरना ही होगा। छोटू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बुलबा, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, बस आगे जारी रखो। उसकी चेतना के चारों ओर हलचल हुई और धीरे धीरे रोशनी एकत्र होने लगा। कुछ ही पलों में एक नई ऊर्जा की आकृति बन गई। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींची और सिर उठाकर सामने खड़े अपने ठंडे और भावशून्य हमशक्ल को देखा, जो फिर से उसकी ओर दौड़ता आ रहा था। इस बार ध्रुव ने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझी। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। दोनों आकृतियां एक बार फिर भयानक तरीके से भिड़ गईं, लेकिन इस बार भी छोटू ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही पल में हमशक्ल ने एक तगड़ा मुक्का मारा और उसका सिर फोड़ दिया। ध्रुव की चेतना फिर से बिखर गई। हवा में दर्द भरी हांफने की आवाज गूंजने लगी। उसके शब्दों में दर्द साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने दांत भींचकर कहा, दोबारा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी ऊर्जा से बना शरीर फिर से आकार लेने लगा। हॉल के अंदर लगातार गूंजती आवाजें सुनाई देती रहीं। दोनों आकृतियां बार बार एक दूसरे से भिड़ रही थीं, जैसे जंगली जानवर जो थकने का नाम नहीं ले रहे हों। हर वार के साथ हवा में तेज गूंज और झटके फैलते थे। हमशक्ल बार बार ध्रुव के शरीर को तोड़कर बिखेर रहा था, लेकिन यह हार का अंत नहीं था। ध्रुव की चेतना लगातार ऊर्जा के नए शरीर बनाती जा रही थी। हर बार वो पहले से भी ज्यादा बेरहमी से अपने हमशक्ल पर टूट पड़ता था।
इस लगातार संघर्ष ने ध्रुव के शरीर और दिमाग को धीमा और कमजोर बना दिया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हर बार जब उसका शरीर बिखरता था और दोबारा बनता था तो वो पहले से और मजबूत हो जाता। धीरे धीरे हमशक्ल को उसे हराने में लगने वाला समय बढ़ने लगा। इस जगह पर कोई शक्ति, कोई सहारा नहीं था। यहाँ सिर्फ ध्रुव का दृढ़ संकल्प था जो उसे आगे बढ़ा रहा था। 435। आसमान में खड़े बुलबा ने धीरे धीरे गिनती करते हुए कहा। उसने देखा कि ध्रुव की चेतना अब धुंधली हो रही थी, लेकिन उसका ऊर्जा शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था। बुलबा की नजरों में, जो हमेशा गंभीर रहती थी, एक हल्की प्रशंसा झलकने लगी। उसने सोचा, एक योद्धा का बाहरी शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर उसका दिमाग भी कमजोर है तो वो कभी असली ताकतवर नहीं बन सकता। लेकिन ध्रुव उस श्रेणी में नहीं आता। बुलबा ने उस समय के संघर्ष को याद किया जब ध्रुव ने गालबान साम्राज्य से बाहर निकलकर कदम दर कदम अपनी काबिलियत से इस स्तर तक खुद को पहुंचाया था। उसे ये महसूस होने लगा कि ये लड़का, जिसे अभी कोई ताकतवर नहीं मानता, एक दिन इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि खुद बुलबा को भी उसका सम्मान करना पड़ेगा। नीचे से एक और धमाका हुआ। बुलबा ने देखा कि इस बार ऊर्जा की शरीर ने अपना हाथ छोटू के दिल में घुसा दिया था, लेकिन उसी पल छोटू की मुट्ठी ने हमशक्ल के सिर को जोरदार वार से उड़ा दिया। दोनों का एक साथ नष्ट होना एक अजीब और दर्दनाक नजारा था। हमशक्ल धीरे धीरे गायब हो गया और ध्रुव का शरीर भी बिखर गया। उसकी चेतना ऊपर की ओर बहने लगी। ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, लेकिन ध्रुव की दृढ़ता और सहनशक्ति ने दिखा दिया था कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। गहरे बिजली पहाड़ी के अंदर प्रशिक्षण हॉल में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। तभी ध्रुव ने अचानक अपनी कसकर बंद आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर थकावट और राख जैसी उदासी थी। माथे से पसीना टपक रहा था और उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि हाथों की नसें बाहर झलक रही थीं। हालांकि उसके शरीर को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन मानसिक ऊर्जा के शरीर से लौटते वक्त उसे बाढ़ जैसी तेज दर्द का अनुभव हुआ। ध्रुव दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसने इसे सहने की ठान ली। ये दर्द आधे घंटे तक जारी रही। आखिरकार वो थककर हॉल की दीवार से टिक गया और धीरे धीरे आराम करने लगा। उस दौर के 8 गुरुओं ने भी यही ट्रेनिंग लिया था, बुलबा ने प्रकट होते हुए कहा। ध्रुव ने अपने सर से पसीना पोंछा और हल्के अंदाज में पूछा, अगर मेरे प्रदर्शन को रैंक किया जाए तो मैं किस स्थान पर रहूंगा? 9वां, बुलबा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, तो सबसे आखिरी। हाँ, उस समय विनाशक मास्टर ने पहले स्तर के हमशक्ल को हराने से पहले 100 बार असफलता झेली थी और वो दूसरे स्थान पर रहा, जबकि शीर्ष स्थान पर बर्फ की मालकिन रही। उसने केवल 11 बार नाकाम होकर हमशक्ल को हरा दिया था, बुलबा ने समझाया। ध्रुव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, कमाल है। ऊर्जा की शरीर के साथ हुए संघर्ष ने उसे उसकी ताकत और सीमाओं का एहसास करा दिया था। बर्फ की मालकिन का 11 बार असफल होकर विजयी होना अविश्वसनीय था। उसकी प्रतिभा का वर्णन करने के लिए अनोखी शब्द भी छोटा लगता था, लेकिन जब ध्रुव ने सोचा कि वह इस चुनौती में 800 बार हार चुका है तो उसे थोड़ा झिझक महसूस हुई। बुलबा ने सांत्वना दी, तुम्हारी नींव उन गुरुओं से कहीं कमजोर है। इसके अलावा उन्हें मेरे मालिक ने खुद ट्रेन किया था और तुमने तो लगभग सब कुछ अपने दम पर सीखा है। अगर तुम्हें भी वैसा ही ट्रेनिंग मिलता तो शायद तुम्हारे नतीजे कहीं बेहतर होते। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं बचपन से ही जिद्दी हूं और यही जिद मुझे कभी हारने नहीं देती। कल मैं फिर से ट्रेनिंग शुरू करूंगा। बुलबा उसकी बात सुनकर हैरान था। ऐसा कठोर प्रशिक्षण हर किसी के बस की बात नहीं थी। हर बार ट्रेनिंग के बाद कई दिन लगते थे ठीक होने में, लेकिन ध्रुव के दृढ़ और चमकते हुए चेहरे को देखकर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी आंखों में एक हल्की खुशी झलक उठी। अगले 1 महीने तक ध्रुव ने ट्रेनिंग हॉल से बाहर एक कदम भी नहीं रखा। वो हर रोज उस अनोखी ऊर्जा दुनिया में प्रवेश करता और लगातार दर्दनाक संघर्ष करता। हर बार जब उसका मानसिक ऊर्जा शरीर टूटता तो वो खुद को और मजबूत बनाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मानसिक ऊर्जा का भंडार उसकी नींव को और पुख्ता कर रहा था। उसकी मानसिक शक्ति, जो पहले बिखरी हुई लगती थी, अब एक ठोस आधार में बदल रही थी। इस रफ्तार से वो जल्द ही महाराती दिव्य तांत्रिक के स्तर तक पहुंच जाएगा। इसी बीच निंजा अपने एकांतवास में था। छोटू के पास गहरी बिजली पहाड़ी के प्रबंधन के लिए समय नहीं था। खुशकिस्मती से चेतन और हुमाऊं ने चीजों को संभाल रखा था। बड़े हॉल से लगातार निकलती खतरनाक ऊर्जा लहरों को देखकर वो समझ गए थे कि ध्रुव किसी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण के द्वार से गुजर रहा था। एक दिन जब हॉल के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा की लहरें और सघन हो रही थीं, गहरी बिजली पहाड़ी के बाहर अचानक
आसमान में हलचल हुई। तेज हवा की आवाज के साथ दो आकृतियां प्रकट हुईं। उन्होंने हरे कपड़े पहने थे जिन पर लाल ड्रैगन का निशान था। उनमें से एक ने तीखी आवाज में कहा, खूनी ड्रैगन, हॉल से आए मेहमानों का स्वागत करने के लिए दैत्य कमांडर कहाँ है? उनकी आवाज पहाड़ों के बीच गूंज उठी और एक नई चुनौती का संकेत देने लगी। गहरे बिजली पहाड़ी के ऊपर तेज चीख ने जैसे ही प्रचंड गड़गड़ाहट की तरह गूंजना शुरू किया, पूरा इलाका सन्नाटे से भर गया। इस अचानक हुए हंगामे से गहरे बिजली पहाड़ी के लोग सावधान हो गए। तेज हवा की आवाजों के साथ कई आकृतियां हवा में उठीं और आसमान में खड़े दो अजनबी आकृतियों को घूरने लगीं। तुम कौन हो? चेतन ने सख्त आवाज में पूछा। उसकी नजरें उन दो हरे कपड़े पहने अजनबियों पर टिक गईं। उनमें से एक ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, ओह, तो डीप लाइटनिंग माउंटेन का दैत्य कमांडर बदल गया है। क्या अब तुम अपने असली समर्थक को भी नहीं पहचान सकते? उनकी बातों में घमंड और जानलेवा आभा छिपी हुई थी। इससे डीप लाइटनिंग माउंटेन का माहौल और ठंडा हो गया। अच्छा, तो ये खूनी ड्रैगन हॉल के महान कमांडर हैं। हमें खेद है कि आपका स्वागत ठीक से नहीं कर पाए, चेतन ने नर्म लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों में सावधानी साफ झलक रही थी। हरे वस्त्रधारी एक आदमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो ये जनरल चेतन है और तुम अब भी यहाँ कैसे हो? लगता है दैत्य कमांडर बदलने के समय तुमने काफी चालाकी दिखाई। उनकी बातों में छिपे ताने को सुनकर चेतन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन वो अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार ये दोनों साधारण योद्धा नहीं थे। उसने शांत रहते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? दैत्य कमांडर फिलहाल एकांत में साधना कर रहे हैं। साधना? नुकीली ठोड़ी वाले आदमी ने सख्त आवाज में कहा, उसे बाहर बुलाओ। हम खूनी ड्रैगन मास्टर का संदेश लेकर आए हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारा नया दैत्य कमांडर वही है जो पहले भी तुम्हारे साथ था, है ना? चेतन और हुमाओं दोनों के चेहरे पर गंभीरता छा गई। खूनी ड्रैगन मास्टर का नाम सुनते ही उनकी नजरें बदल गईं। वो इस महान योद्धा से अच्छी तरह परिचित थे, जिसका नाम इस क्षेत्र में 100 सालों से गूंज रहा था। चेतन ने हुमियाओं की ओर देखा, फिर दोनों ने पहाड़ के अंदर मौजूद प्रशिक्षण हॉल की ओर देखा, जहां से लगातार भयावह ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। लेकिन अंदर मौजूद छोटू ने अब तक बाहर आने का कोई संकेत नहीं दिया था। चेतन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, महान कमांडरों, दैत्य कमांडर फिलहाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में है। क्या आप मुझे संदेश देने की अनुमति देंगे? जैसे ही वो बाहर आएंगे मैं आपकी बात उन्हें पहुंचा दूंगा। हरे कपड़े पहने आदमी की नजरें और ठंडी हो गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें लगता है कि तुम लोग इस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहे। खूनी ड्रैगन मास्टर का संदेश मजाक नहीं है। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चेतन ने उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए सिर झुका लिया। वो जानता था कि ध्रुव का प्रशिक्षण बाधित करना सही नहीं होगा, लेकिन स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। जैसे ही ब्लड ड्रैगन हॉल के कमांडर ने यह कहा, अचानक दोनों आकृतियों से भयानक दबाव का झोंका महसूस हुआ। इसके बाद एक बर्फीली ठंडी आवाज गूंजी, तुम्हारा नया दैत्य कमांडर सचमुच बहुत अज्ञानी है। हमारे ब्लड ड्रैगन हॉल को इंतजार करने के लिए कह रहा है। हाँ, यहाँ तक कि जागरा में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। अगर तुम उसे बुलाने का इरादा नहीं रखते तो लगता है कि हमें खुद ही जाना होगा। दोनों हरे वस्त्रधारी लोग ठंडी मुस्कान के साथ डीप लाइटनिंग माउंटेन के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गए। रुको! चेतन ने यह देखकर घबरा कर चिल्लाया। उसने तेजी से उनके रास्ते में जाने की कोशिश की। एक ठंडी खर्राटों जैसी आवाज के साथ अचानक एक ताकतवर सील उसकी ओर बढ़ी और चेतन को पीछे धकेल दिया। चेतन और बाकी योद्धा लहरों के दबाव से लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए। उनकी आंखों में झलक रहा था कि वो इन दोनों कमांडरों का सामना करने में अक्षम हैं। ब्लड ड्रैगन हॉल के ये दोनों कमांडर महाप्रण रैंक तक पहुंच चुके थे। यहां तक कि जागरा जैसे अनुभवी योद्धा भी इनसे अकेले भिड़ने में दिक्कत महसूस करते। दोनों कमांडर तेजी से बड़े हॉल की ओर बढ़े, जहां से शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा की तरंगें उठ रही थीं। उनकी तीखी निगाहें हॉल पर ठहर गईं। ब्लड ड्रैगन लॉर्ड का संदेश है। क्या डीप लाइटनिंग माउंटेन का नया दानव कमांडर इसे सुनने बाहर नहीं आएगा? उनकी ठंडी आवाजें पूरे इलाके में गूंज उठीं, लेकिन हॉल के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। चारों ओर सिर्फ खामोशी थी। ये देखकर दोनों कमांडरों की आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक साथ मुक्का मारा। उनकी शक्ति पहाड़ को भी चूर चूर कर सकती थी। हालांकि जैसे ही उनकी शक्ति विशाल हॉल को छूने वाली थी, वहां से एक जबरदस्त मानसिक ऊर्जा का हमला बाहर निकला। एक भयानक धमाका हुआ, पहाड़ हिलने लगे और जमीन में बड़ी दरारें फैल गईं। दोनों कमांडरों ने अपने हमले नाकाम होते देख हैरानी से भरी आंखों से हॉल की ओर देखा। लगता है
तुम में कुछ ताकत है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने जागरा से दैत्य कमांडर का पद छीन लिया, उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा। लेकिन आज हम देखेंगे कि तुम कितने काबिल हो। उनकी आवाज के साथ ही उनका दबाव और बढ़ गया। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और गरजने लगे। बिजली की चमक में चांदी के सांपों की तरह चमकती लकीरें दिख रही थीं। ये हवा बिजली परीक्षण है। दोनों कमांडरों ने आसमान को देखा और महसूस किया कि एक भयानक ताकत इकट्ठी हो रही थी। उनमें से एक ने कहा, यह परीक्षण इतना शक्तिशाली क्यों है? ऐसा लगता है कि उसकी मानसिक ऊर्जा जल्द ही महाराती दिव्य तांत्रिक के स्तर तक पहुंचने वाली है। जैसे ही चेतन और बाकी योद्धा वहां पहुंचे, उन्होंने आसमान में उमड़ते काले बादलों और बिजली की चमक को देखा। उनके चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। क्या गहरे बिजली पहाड़ी के नए कमांडर की मानसिक ऊर्जा सच में इतनी ताकतवर है? खूनी ड्रैगन हॉल के दोनों सेनापतियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और माथे पर शिकन डाल ली। राक्षसी योद्धा आमतौर पर अपनी शारीरिक ताकत और ऊर्जा पर निर्भर करते थे। मानसिक ऊर्जा पर महारत सिर्फ कुछ खास जनजातियों में ही देखी जाती थी। आसमान में काले बादलों के बीच बिजली तेजी से इकट्ठा हो रही थी। अगले ही पल एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बिजली का एक बड़ा गोला नीचे गिरा, सीधा उस बड़े हॉल पर जहां से ऊर्जा निकल रही थी। बिजली ने पल भर में हॉल को राख में बदल दिया। वहां मौजूद हर कोई देखता रह गया। लेकिन जैसे ही धूल छंटी, एक दुबली पतली आकृति हवा में खड़ी दिखाई दी। वो व्यक्ति बिना किसी खरोंच के पूरी तरह सुरक्षित था। ऐसा लग रहा था जैसे भयंकर बिजली उसे छू भी नहीं पाई हो। ये कैसे संभव है? ब्लड ड्रैगन हॉल के दोनों सेनापति और चेतन का समूह अवाक रह गए। उस व्यक्ति ने धीरे से अपने हाथ झाड़े और ऊपर देखते हुए मुस्कुराया। फिर उसने काले बादलों को घूरते हुए कहा, गायब हो जाओ। अचानक गरजते बादल शांत हो गए। फिर सभी के सामने वे बादल धीरे धीरे बिखर गए। ये हब्बा बिजली परीक्षण इतना आसान कैसे हो गया? चेतन और बाकी योद्धा दंग रह गए। आसमान साफ होने के बाद वह व्यक्ति नीचे देखने लगा। उसकी काली आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने ब्लड ड्रैगन हॉल के सेनापतियों की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो ये खूनी ड्रैगन हॉल के लोग हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या तुम गहरे बिजली पहाड़ी के नए कमांडर हो? दोनों सेनापतियों ने सख्त लहजे में पूछा। उसने हंसते हुए कहा, नहीं कमांडर, मेरा भाई है, लेकिन वो अभी साधना में है। आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोनों सेनापतियों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं था। उन्होंने कहा, हम यहाँ खूनी ड्रैगन मास्टर का संदेश लेकर आए हैं। गहरी बिजली पहाड़ी अब भी खूनी ड्रैगन हॉल के नेतृत्व को मानने को तैयार है या नहीं? उसने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे यहाँ सिर्फ कमांडर बदला है, बाकी सब वैसा ही रहेगा। ये सुनकर सेनापति थोड़े संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन इस साल की भेंट और खजाने हमें समय पर चाहिए। ये नियम पहले जैसे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात खत्म की, उस व्यक्ति का चेहरा ठंडा हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, खूनी ड्रैगन हॉल के नेतृत्व को मानने में मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन भेंट और खजाने ये मेरे पास नहीं है और मैं देने वाला भी नहीं। चेतन और बाकी योद्धा ये सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने सोचा, ये शख्स कितना बेखौफ है। छोटू की शांत लेकिन गहरी आवाज आसमान में गूंज रही थी, जबकि ब्लड ड्रैगन हॉल के दो कमांडरों के चेहरे गंभीर और सख्त हो गए। बड़ा हौसला है तुम्हारा, क्या तुम अपने शब्दों का मतलब समझते हो? हरे लबादे वाले आदमी ने छोटू को घूरते हुए ठंडे आवाज में कहा, ये मत समझो कि तुम दैत्य इलाके में जो चाहो वो कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने जागरा को हरा दिया है। यहाँ के हालात तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। दूसरे कमांडर ने तंज भरे लहजे में कहा। छोटू हल्का सा मुस्कुराया। उसने उंगलियां आपस में जोड़ते हुए दोनों पर शांत नजरों से देखा। जो मैं कह रहा हूं वो मैं पूरी तरह समझता हूं। अगर तुम्हें शिकायत है तो आसमानी ड्रैगन दैत्य कमांडर को रिपोर्ट कर सकते हो। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि वो इस इलाके में बड़ा बॉस बना रहे, लेकिन अगर वो गहरी बिजली पहाड़ी का हिस्सा लेना चाहता है तो इसमें कोई समझौता नहीं होगा। छोटू लीडर बनने की होड़ में नहीं था, लेकिन वो किसी को अपने अधिकार छीनने और अत्याचार करने की इजाजत नहीं दे सकता था, खासकर जब बात दिव्य खजानों की हो। भले ही वो खजाने वो न हो जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन वो गहरी बिजली पहाड़ी की ताकत को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती थी। ऐसी वस्तु को वो किसी और के हवाले नहीं कर सकता था। ये कैसी घमंड भरी बातें हैं? खूनी ड्रैगन हॉल के दो कमांडर गुस्से से चिल्लाए। कुछ ही देर में उनकी आंखें ठंडी और खतरनाक हो गईं। हमें शक है कि तुम्हारे पास ऐसा फैसला लेने की ताकत भी है। जब वक्त आएगा तो शायद तुम हमारे ब्लड ड्रैगन हॉल के गुस्से का सामना नहीं कर पाओगे। उनकी धमकियों के बाद उन्होंने चेतन और उसके साथियों की ओर देखा, लेकिन चेतन और उसके साथियों ने नजरें चुरा लीं। वो जानते थे कि छोटू और निंजा के बीच का रिश्ता गहरा था। छोटू जो भी करता,
निंजा कभी विरोध नहीं करता। इसके अलावा खूनी ड्रैगन हॉल के रवैये पर खुलकर बात करने की उनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन दिल में वो असंतुष्ट जरूर थे। उन्होंने छोटू के कई चमत्कार देखे थे और जानते थे कि वो बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाता। अगर उसने ब्लड ड्रैगन हॉल को चुनौती दी थी तो इसका मतलब था कि वो उनसे निपटने का आत्मविश्वास रखता है। लगता है कि गहरी बिजली पहाड़ी में तुम्हारी इज्जत काफी ऊंची है, लेकिन हम यहाँ खाली हाथ लौटने नहीं आए हैं। चूंकि नया दानव कमांडर अभी साधना में है, हम तुम्हें खूनी ड्रैगन हॉल ले जाकर उसे सौंप देंगे। दोनों कमांडरों की आवाज गूंजते ही उनकी शक्ति बढ़ने लगी। ये एक खतरनाक लहर की तरह फैल गई और डीप लाइटनिंग माउंटेन पर दबाव बढ़ा दिया। सुन लो, ये गहरी बिजली पहाड़ी है, यहाँ तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं है। चेतन ये देखकर गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ हिलाया और नीचे से अनगिनत प्रकाश की आकृतियां निकलीं। उसकी आंखें सतर्क थीं और वो दोनों कमांडरों को घूर रहा था। खूनी ड्रैगन हॉल के दोनों कमांडरों ने चेतन की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनकी खतरनाक निगाहें सीधे छोटू पर टिकी थीं। अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से दो काली रोशनी की किरणों में बदलकर छोटू की तरफ लपके। उनके हाथों में काली रोशनी घनी होकर बेहद तीखे काले कांटों में बदल गई। छोटू ने हल्के हाथ से इशारा कर चेतन और बाकी लोगों को रोक दिया जो उसकी मदद के लिए भागे आ रहे थे। उसकी गहरी काली आंखें सामने से आ रही खतरनाक तीखी आकृतियों पर टिकी हुई थीं। एक पल में वे काले कांटे छोटू के सामने आ गए और गले पर वार करने को थे, पर जैसे ही वे अपने लक्ष्य से आधा इंच दूर थे, अचानक रुक गए। चार पतली उंगलियां हवा में उठीं और चिमटे की तरह उन तीखे कांटों को पकड़ लिया। उंगलियों पर हरे रंग के निशान चमकने लगे, जिनकी वजह से वो कांटे जो एक महाप्रण रैंक के योद्धा को भी चीर सकते थे, छोटू का बाल भी बांका नहीं कर सके। हेलो दोस्तों, हिंदी नोवेल से जुड़ी सारी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल स्टोरी हब 360 ओरिजिनल चैनल को। और दोस्तों, आप लोग यहाँ अपनी पसंदीदा कहानी सुनने के लिए मुझे नोवेल सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और प्लीज पूरा वीडियो देखें। इतनी कम ताकत लेकर तुम दूसरों पर हावी होने आए हो? लगता है तुम्हारा आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही है, छोटू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी शांत नजरें खूनी ड्रैगन हॉल के दोनों कमांडरों पर थीं, जिनके चेहरे अब गंभीर हो गए थे। चेतन और बाकी लोग दंग रह गए। छोटू ने अपनी चार उंगलियों से उन दोनों के तेज हमलों को रोक लिया था। ब्लड ड्रैगन हॉल के कमांडरों के चेहरे सख्त हो गए। शायद उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां उनका हमला नंगे हाथों रोका गया हो, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति ने जो केवल महाप्रण रैंक के शुरुआती चरण में था। तो ये सच है कि जिसने जागरा को हराया वो नया दैत्य कमांडर नहीं बल्कि तुम इंसान हो। अब दोनों को एहसास हुआ कि यह साधारण दिखने वाला लड़का वास्तव में एक उग्र योद्धा था, लेकिन हमें हराना इतना आसान नहीं होगा। दोनों के शरीर से गहरे भूरे रंग की शक्ति लहराने लगी। देखते ही देखते उनकी त्वचा पर शल्क उगने लगे और उनका शरीर तेजी से बड़ा और डरावना हो गया। कुछ ही सांसों में वे आधे छिपकली जैसे रूप में बदल गए। उनकी पीठ पर उगे शल्कों के ब्लेड और उनका खौफनाक लुक उन्हें किसी हत्या की मशीन जैसा बना रहा था। सावधान रहें भगवान छोटू, ये दोनों दानव छिपकली जाति के हैं और उनके शरीर में ड्रैगन की रक्तरेखा भी है। उनके भौतिक शरीर बेहद मजबूत हैं। चेतन ने दोनों के खतरनाक रूप को देखकर चेतावनी दी। छिपकली रूप में बदले दोनों कमांडरों की आंखों में क्रूरता झलक रही थी। उनकी शक्तिशाली शक्ति से लिपटे पंजे अंतरिक्ष को चीरते हुए छोटू पर वार करने के लिए लपके। छिपकली, छोटू ने भौं उठाई। उसने पलटने या बचने की कोशिश नहीं की। उसकी भुजाओं पर हरे तराजू उभर आए जो उन भूरे निशानों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली दिख रहे थे। अगले ही पल एक जोरदार धातु की टकराहट की आवाज गूंजी, चिंगारियां फूट पड़ी और संपर्क बिंदु से एक ऊर्जा लहर फैल गई जिससे आसपास का अंतरिक्ष तक विकृत हो गया। तुम्हारा भौतिक शरीर वाकई ताकतवर है, छोटू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। खूनी ड्रैगन हॉल के दोनों कमांडरों को मजबूरन कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। छोटू की हरी निशान वाली मुट्ठियों और निकल रही ताकतवर ऊर्जा को देखकर उनकी आंखों में हैरानी थी। छोटू के शरीर से उठने वाली हल्की लहर ने उन्हें दमन का एहसास कराया। अब मैं तुम्हें असली ड्रैगन की ताकत दिखाऊंगा, छोटू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में हरी रोशनी चमकी जो धीरे धीरे एक ड्रैगन की आकृति में बदल गई। उसके शरीर के चारों ओर हरी रोशनी भड़क उठी और उसकी त्वचा पर कई हरे ड्रैगन टैटू उभरने लगे। छोटू का शरीर तेजी से फैलने लगा। उसकी हाथों और पैरों पर हरे निशान चमकने लगे और वो ड्रैगन के अंगों में बदल गए। इन निशानों से एक अजीब तीखापन और भयंकर ताकत महसूस हो रही थी। आधा ड्रैगन रूप,
छोटू के इस परिवर्तन को देखकर दोनों कमांडर चौंक गए। उन्हें उसके शरीर से इतना भारी दबाव महसूस हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं झेला था। यह दबाव उनके आसमानी ड्रैगन दानव कमांडर से भी ज्यादा शुद्ध और खतरनाक था। लेकिन छोटू ने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। उसकी मुस्कान में एक ठंडी बेरहमी झलक रही थी। अगले ही पल उसका शरीर बिजली की गति से हरकत में आ गया। पीछे हटो। कमांडरों ने एक साथ पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनकी पुतलियां डर से सिकुड़ गईं। बहुत धीमे हो, एक आवाज उनके पीछे से गूंजी। इससे पहले कि वो पलट पाते, उन्होंने देखा कि दो विशाल ड्रैगन जैसी मुट्ठियां उनके ऊपर टूट पड़ी। हालांकि वो भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तेजी से अपने शरीर को मोड़ा और अपनी हाथों को क्रॉस करके ताकतवर शक्ति का बचाव खड़ा कर दिया। लोहे की छिपकली की दीवार उनके सामने भूरी शक्ति से बनी एक मजबूत धातु की दीवार खड़ी हो गई। लेकिन छोटू की आंखों में केवल ठंडक थी। उसकी ड्रैगन जैसी मुट्ठियां बिजली से भर गईं और तेजी से दीवार पर आ गिरी। जोरदार धमाके के साथ दीवार दरकने लगी। इसके तुरंत बाद दीवार खूनी ड्रैगन हॉल के दोनों कमांडरों के सामने ही टुकड़े टुकड़े हो गई। दोनों कमांडर बुरी तरह उछलकर पीछे जा गिरे और एक पहाड़ी की दीवार में जा धंसे। चेतन और बाकी लोग स्तब्ध होकर यह नजारा देख रहे थे। छोटू की अभिव्यक्ति ठंडी और बेरहम थी। उसने अपने हाथ से हरी रोशनी को इकट्ठा किया जो बिजली से भरे हुए एक भाले में बदल गई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, छोटू ने कहा। उसका भाला आसमान को चीरता हुआ पहाड़ी की दीवार की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही भाला दोनों कमांडरों को मारने वाला था, एक बड़ी खूनी मुट्ठी ने अचानक आकर भाले को रोक लिया। उस मुट्ठी ने भाले को इतनी ताकत से दबाया कि वो चकनाचूर हो गया। तुमने मेरी ब्लड ड्रैगन हॉल के लोगों को छूने की हिम्मत कैसे की? ये आवाज अंतरिक्ष में एक दरार से आई थी जो घनी हत्या की मंशा से भरी थी। आसमानी ड्रैगन कमांडर। चेतन और बाकी के चेहरे ये सुनकर पीले पड़ गए। छोटू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अंतरिक्ष में उभरी दरार की ओर ध्यान से देखने लगा। आसमान में जगह जगह दरारें पड़ गईं। तभी एक विशाल रक्त लाल हाथ प्रकट हुआ और छोटू के भाले को चकनाचूर कर दिया। उसी पल एक गहरी और भयावह चीख ने माहौल को थर्रा दिया। वह आवाज इतनी ठंडी और जानलेवा थी कि आसपास का तापमान गिरने लगा। आसमानी ड्रैगन दानव कमांडर। चेतन और उसके साथी उस बड़े हाथ को देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीस्ट वॉर रीजन के सबसे खतरनाक कमांडरों में से एक खुद यहां आ जाएगा। आसमानी ड्रैगन दानव कमांडर का नाम सुनकर ही कई बड़े योद्धा कांप उठते थे। वह एक ऐसा दुश्मन था जिससे लड़ने के ख्याल से भी जागरा जैसे योद्धा घबरा जाते थे। हालांकि महाप्रण रैंक और इंद्रजीत रैंक के बीच केवल एक स्तर का अंतर था, लेकिन यह अंतर इतना बड़ा था कि उसे पार कर पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि जहां बाकी सबके चेहरे डर और चिंता से भर गए थे, वहीं छोटू का चेहरा शांत बना रहा। उसने उस जगह की ओर देखा जहां दरारें बनी थीं और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तुमने आखिर खुद को दिखाने का फैसला कर ही लिया? छोटू की आवाज से साफ लग रहा था कि उसे पहले से पता था कि आसमानी ड्रैगन दानव कमांडर इस इलाके पर नजर रखे हुए हैं। दरारों के बीच गहरे लाल रंग की रोशनी इकट्ठा होने लगी। थोड़ी ही देर में एक विशाल और ताकतवर आकृति प्रकट हुई। उसने कदम रखा और पूरी गहरी बिजली पहाड़ी एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। उस आकृति के लंबे गहरे लाल बाल थे। उसका शरीर मजबूत और ऊंचा था। माथे पर बना ड्रैगन का निशान उसकी ताकत और दबदबे को और ज्यादा डरावना बना रहा था। यह वही था, आसमानी ड्रैगन दानव कमांडर, बीस्ट जंग के इलाके का सबसे खतरनाक योद्धा। जैसे ही वो प्रकट हुआ, शक्ति का प्रवाह तेज हो गया। उसकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का माहौल रुक गया हो। यह स्पष्ट था कि वो इंद्रजीत रैंक पर पहुंच चुका था। छोटू ने उसकी ओर देखा और धीमे आवाज में खुद से कहा, तो ये वास्तव में इंद्रजीत रैंक पर है। छोटू जानता था कि इतने ताकतवर प्रतिद्वंद्वी को हराना आसान नहीं होगा। हालांकि इस बार छोटू पहले जैसा मजबूर नहीं था। पूर्वी क्षेत्र की शैतानी इलाके की तुलना में अब उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। माहौल इतना भयानक और तनावपूर्ण हो गया कि हवा भी थम गई। तभी नीचे की पहाड़ी टूट गई और दो आकृतियां उछलकर हवा में आ गईं।
ये वही खूनी ड्रैगन हॉल के 2 कमांडर थे जिन्हें छोटू ने पहले हराया था। जब वो आसमानी ड्रैगन दानव कमांडर के सामने आए तो उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से की झलक थी। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक शुरुआती महाप्रण रैंक के युवक ने उन्हें इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया। आसमान में जगह जगह दरारें पड़ गईं। तभी एक विशाल रक्त लाल हाथ प्रकट हुआ और छोटू के भाले को चकनाचूर कर दिया। उसी पल एक गहरी और भयावह चीख ने माहौल को थर्रा दिया। वह आवाज इतनी ठंडी और जानलेवा थी कि आसपास का तापमान गिरने लगा। आसमानी ड्रैगन दानव कमांडर चेतन और उसके साथी उस बड़े हाथ को देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीस्ट वॉर रीजन के सबसे खतरनाक कमांडरों में से एक खुद यहां आ जाएगा। आसमानी ड्रैगन दानव कमांडर का नाम सुनकर ही कई बड़े योद्धा कांप उठते थे। वह एक ऐसा दुश्मन था जिससे लड़ने के ख्याल से भी जागरा जैसे योद्धा घबरा जाते थे। आसमान में ड्रैगन दानव कमांडर ने छोटू को घूरते हुए एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कान दी। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता साफ झलक रही थी। उसके पीछे की युआन शक्ति विकृत हो रही थी, जैसे आसमान में ही एक दानव आकार ले रहा हो। उसने छोटू की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी काबिलियत वाकई कमाल की है। इतनी कम उम्र और शुरुआती महाप्रण रैंक में ऐसी ताकत, तुम सच में खास हो। लेकिन मैंने अपने जीवन में कई ऐसे खास लोगों को खत्म किया है। मेरा यकीन करो, तुम मुझसे मुकाबला करने लायक नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। बस वो तकनीक मुझे सौंप दो। आसमानी ड्रैगन दानव कमांडर के पीछे राजसी युआन शक्ति एक विशाल ड्रैगन में बदल गई। उसके 6 पंख आसमान को ढक रहे थे और सूरज की रोशनी तक धुंधली पड़ गई थी। उस भयानक दबाव के बावजूद छोटू ने शांत चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। कुछ पल बाद उसने कहा, तुम्हारे जैसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी को हराना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो तो अपने असली शरीर का इस्तेमाल करो। ये चालबाजियां मुझ पर बेकार हैं। ड्रैगन दानव कमांडर की आंखें एक पल के लिए सख्त हो गईं। ये उसका असली शरीर नहीं है। चेतन और बाकी लोग हैरान रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अगर ये केवल उसका अवतार था तो उसका असली शरीर कितना ताकतवर होगा। दानव कमांडर ने एक तेज हंसी के साथ छोटू को घूरा और कहा, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन यकीन मानो, अगर मेरा असली शरीर यहां आ गया तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे प्रतिभाशाली लोगों को खत्म करना पसंद नहीं, लेकिन जरूरत पड़ी तो करूंगा। छोटू ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे पहले ही जवाब दे दिया है। मेरा यकीन करो, तुम इस तकनीक के लायक नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि खुद के लिए मुसीबतें मत खड़ी करो। महान हरिया तकनीक जो उसे चिंघर ने दी थी इतनी खास थी कि इसे ड्रैगन जनजाति में भी गिने चुने लोग ही सीख सकते थे। आसमानी ड्रैगन दानव कमांडर को तो इसका अभ्यास करने का हक भी नहीं था। चेतन और ब्लड ड्रैगन हॉल के 2 कमांडर दोनों स्तब्ध थे। चेतन ने सोचा कि छोटू वाकई निडर और दबंग है। वहीं ब्लड ड्रैगन के कमांडरों को लगा कि छोटू को नहीं पता वो किससे पंगा ले रहा है। दानव कमांडर ने अंत में अपनी हंसी रोकते हुए कहा, जब दया किसी के काम ना आए तो दूसरा तरीका ही अपनाना पड़ता है। अचानक उसके पीछे विशाल 6 पंखों वाला ड्रैगन जाग उठा। उसकी रक्त लाल आंखें खुल गईं और पूरी जगह राक्षसी आभा से भर गई।